हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 33 आप लोग सारे पार्ट्स रिवाइज कर लें, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्विज वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आजकल ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और लाइट का सिचुएशन थोड़ा खराब चलता है, जिसके चलते सारा चीज़ ना गड़बड़ हो गया है। तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर चलिए। आप लोग भी समझते हैं पूरा जगत जो है से त्राहिमाम कर रहा है इस गर्मी से, तो अभी थोड़ा सा टफ टाइम है, थोड़ा सा निकलने दीजिए इसको। ओके, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़, तो रुका हुआ नहीं है कोई चीज़, बस थोड़ा सा लेट वगैरह आगे पीछे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। टेलीग्राम वगैरह से इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका पेपर 1 यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए, या जो भी एग्जाम आप लोग तैयार करें झारखंड के लिए, स्पेशल यहाँ पे क्लास आप लोग को पेड कोर्स में दिया है मात्र 399 में। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ना होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश माई बिलोंगिंग्स। क्या होना चाहिए? विथ, फ्रॉम, अवे या ऑफ। तो देखिए एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है पार्ट विथ। पार्ट विथ मतलब क्या होता है? पार्ट विथ मतलब से जुदा रहना। पार्ट विथ मतलब से बिछड़ना या से जुदा रहना। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टीज है कि मैं अपना सामान से, सज्जा सामान जो है उससे दूर रह सकता हूँ। ओके, तो यही बोला जा रहा है, तो विथ लगेगा पार्ट विथ। पार्ट विथ मतलब बिछड़ना। क्या होता है? पार्ट विथ मतलब बिछड़ना। तो बहुत डिफिकल्ट है, बोला जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट विथ फ्रेजल वर्ब। याद करें, बोला था ना आपको, बोला था कि फ्रेजल वर्ब देखिए ऐसे यूज होता है, पार्ट लगा देगा, आगे प्रीपोजिशन लगता है तो विथ एट वगैरह लगा के दे देगा। तो मीनिंग अगर पता रहेगा तो भरिएगा, ना तो छोड़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ इरुडाइट। इरुडाइट मतलब क्या होता है? इरुडाइट मतलब एक तरह का होता है पांडित्य, देखिएगा, और इसका मीनिंग होता है कि शिक्षा वगैरह में जो लिप्त वगैरह रहता है। तो इसका मतलब होता है एकेडमिक। क्या लग जाएगा? सही आपका सिनोनिम चला जाएगा एकेडमिक। ओके, तो देख लीजिएगा एरुडाइट मतलब एकेडमिक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बनाना है हु किल्ड द स्नेक। सेंटेंस कैसा है? हु किल्ड द स्नेक, पास्ट का रेफरेंस सब्जेक्ट प्लस V2 वगैरह आपको दिख रहा होगा। ओके, हु किल्ड द स्नेक यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। तो इसको हु किल्ड द स्नेक है, तो इसमें जो है से किस में आप इसका बनेगा? तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 वाला का सेंस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है फॉर्म। तो हु किल्ड द स्नेक, सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ पे हु ही यूज हुआ है, एक तो इंट्रोगेटिव वगैरह। तो इसका बनता है आपका वाज वेयर। क्या बनता है? वाज या वेयर के बाद V3 लगा दीजिए, वाज या वेयर प्लस V3। तो स्नेक को उठाइए, पहले क्या हुआ? स्नेक उठाइए, और हु का बाय होम बनता है, जहाँ जहाँ बाय होम नहीं होगा उसको तो कट कर लीजिए, हु है तो कट जाएगा। तो बाय होम यहाँ बचा, बाय होम एक में इज लगाया हुआ है प्रेजेंट टेंस का, गलत हो गया, ऐसे ऑप्शन भी लगा लीजिए। बाय होम वाज द स्नेक किल्ड, ठीक है। तो बाय होम वाज द स्नेक किल्ड आपको बन जाएगा, हु किल्ड द स्नेक का बाय होम वाज द स्नेक किल्ड। ओके, तो ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन 4 आता है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो। आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक से, आई ट्राई टू हेल्प डैश टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। क्या लगना चाहिए? एट द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, या ऑफ द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो यहाँ पे टू लगना चाहिए, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एक तरह का इडियम जैसा यूज होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वह होता है 100% एबिलिटी के साथ, यानी कि जितना आप एबिलिटी है आप बेस्ट ट्राई करिएगा किसी को, मतलब हेल्प करने में अगर हमें यूज होगा, तो आप लोग एबिलिटी अगर ट्राई कीजिएगा 100% एबिलिटी, तो कुछ काम करने में ही लगाइएगा। तो वही बोला जा रहा है, ट्राई टू हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, यानी 100% एबिलिटी को शो करने के लिए टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी यूज होता है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे टू चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रख लीजिएगा, टू द बेस्ट ऑफ यहाँ पे माई है, ऐसे तो यूज होता है टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, ऐसे यूज होता है। तो वहाँ पर वंस की जगह पे कुछ भी आप लगा सकते हैं, माई और हिज वगैरह आप लोग पोसेसिव। क्वेश्चन 5 देखते हैं, द फ्रेज पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री मतलब क्या होता है? इजी विक्ट्री, आसानी से आपको विक्ट्री मिल गया। ऑनेस्ट विक्ट्री, राम जैसा लड़ाई कर रहे हैं कि अगर शस्त्र नहीं है, किसी के पास अशस्त्र नहीं है तो वार नहीं करेंगे। विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग गया, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। या विक्ट्री एट लो कॉस्ट, आराम से बैठे बैठे ऐसे विक्ट्री मिल गया। क्या होना चाहिए पायरिक विक्ट्री का मतलब? पायरिक विक्ट्री एक तरह का इडियम है, और पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा विक्ट्री जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान वगैरह झेलने को मिला है। तो विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट इसका मीनिंग होता है। जैसे कि आपको जो कलिंगा वार हुआ था, आपको मालूम होगा कलिंगा वार, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद जो है अशोक, जो सम्राट अशोक क्या किए थे? सम्राट अशोक जैसे बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो आपको मालूम होगा, तीसरा कहानी है। तो यानी कि उसको पायरिक विक्ट्री कह सकते हैं, बहुत जान माल की हत्या हुआ था उसमें, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेनरेट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट, कॉन्डेम,
सेवियर या फिर इनिशिएट। वेनरेट का मतलब रेस्पेक्ट होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वेनरेट का मतलब रेस्पेक्ट होता है, तो रिस्पेक्ट लगा लीजिए। हो गया गलत, क्यों? क्योंकि यहाँ अपोजिट पूछा था, तो ये कहाँ से होगा? वेनरेट मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, तो इसका उल्टा होगा कॉन्डेम। तो ये सब गलत करके मत आइएगा, ठीक है? ये नहीं होगा, सही वर्ड होगा आपका कॉन्डेम, मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, हिट आउट करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें देखिएगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो और एक मेन क्लाउज हो। कहने का मतलब सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे तो क्वेश्चन ट्रेंड नहीं है पूछने का, लेकिन मैं सोचा कि क्यों थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया जाए, कुछ पता भी चल जाएगा। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज इसमें होता है। तो देखिए इसका सही क्या होगा? विदाउट योर हेल्प ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो विदाउट योर हेल्प ही कैन नॉट डू एनीथिंग का होगा अनलेस यू हेल्प हिम। अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, ही कैन डू नथिंग। तो अनलेस यू हेल्प हिम क्या हो गया? जब तक तुम उसे मदद नहीं करते हो, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये हो गया ही कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड है अपना मीनिंग के लिए। जैसे बोलिएगा ना अनलेस यू हेल्प हिम, जब तक तुम उसे मदद नहीं करते हो, क्या भाई यदि वगैरह होता है तो वह इंडिपेंडेंट वगैरह ही देता है। तो याद रख लीजिएगा, इस तरह से कुछ कुछ बनता है। अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह से बनता है कुछ कुछ। तो ये तो ऐसे पूछा जाने वाला नहीं है, जेसीसी वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं, कोई गारंटी नहीं है जेसीसी का। द बॉय, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर में पोर्शन में ये भी आता है, तो हो सकता है डाल दें। वो थोड़ा उससे प्रश्न थोड़ी पूछने जाएगा क्यों डाल दिए, तो बोलेगा तो हम तो ग्रामर डाल के रखी है 60 क्वेश्चन। अब तो अब तुमको जान बताना है ना कि ग्रामर में क्या क्या आता है, ग्रामर से बाहर थोड़ी दिया हूँ, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत सब पढ़ के चलिए। द बॉय रन राउंड द ट्री। अब बताना है जो इटैलिक वर्ड है वह क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आपको मालूम होगा, और जो डिटरमाइनर होता है उसको 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आपके पास सेंटेंस है द बॉय रैन राउंड द ट्री। राउंड मतलब होता है उसके चारों ओर घूमना, तो इसमें जो राउंड दिख रहा है वह क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे राउंड देखिए प्रीपोजिशन है, क्यों? क्योंकि वो द बॉय और ट्री के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश कर रहा है। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन, दो नाउन वगैरह के बीच में क्या करते हैं? रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा, यही प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ओके, देखिए जो आपको जो वर्ड राउंड है एडजेक्टिव जैसा भी कार्य करता है और एडवर्ब जैसा भी कार्य कर सकता है। ओके, प्रीपोजिशन जैसा भी कार्य कर सकता है। ओके, जैसे कि एडजेक्टिव आपको अगर एग्जांपल होगा तो बोलिएगा कि द फ्रूट इज व्हाट, द फ्रूट इज स्मॉल एंड राउंड, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यूज होता है। तो राउंड यहाँ पे फिलहाल प्रीपोजिशन है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। द टीचर सेज बी क्वाइट बॉयज। यह सेंटेंस कौन सा है? यह सेंटेंस आपको इंपरेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपरेटिव में टू बी प्लस बी3 लगता है, बताया था आपको, टू बी प्लस बी3 से बनता है, याद रखिएगा। पूरा आपको अगर डिटेल में पढ़ना होना थोड़ा सा कोर्स ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा कोर्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है भाई, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्राइस रखा हूँ, आप लोग भी देख पढ़िएगा, तब थोड़ा सा सीरियस पढ़िएगा। ओके, तो चाहता तो 2000 भी रख सकता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। सबको एक्सेसिबल हो सके इसलिए तो इतना कम रखा हूँ। रात रात में जाके बनाना पड़ता है, प्लस में आपका डेली 2 वीडियो भी लाना पड़ता है, 2 वीडियो तो आ भी नहीं पा रहा है, तो थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए उसको। ओके, द टीचर सेज बी क्वाइट बॉयज़, क्वाइट होता है बॉयज़, सांस लेने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या बनेगा? द टीचर सेड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। द टीचर कॉल्ड द बॉयज़ एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट। द टीचर अर्ज्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट। द टीचर कमांडेड द बॉयज़ एंड बॉयज़ दैट दे बी क्वाइट। ऐसे बोला जा रहा है, दैट दे बी क्वाइट। क्या बनना चाहिए? तो टू बी प्लस बी3 देख लीजिए, जहाँ भी टू बी प्लस बी3 होगा तो वो सही होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें तो नहीं होगा। बुला के आपको कॉल्ड तो नहीं किया था और ऑर्डर तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, सीधे सीधे अर्ज लग जाएगा, द टीचर अर्ज द बॉयज़ टू बी क्विट। क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है आपका कमांडेड वगैरह यूज हो जाता है, ओके, अर्ज वगैरह यूज होता है, ये सब वर्ड जो रिक्वेस्टेड वगैरह इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह में यूज होता है। तो द टीचर अर्ज द बॉयज़ टू बी क्वाइट, तो ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बनना ही बनना है बुक आपका एग्जामिनेशन में। आपको उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। इसमें आपको सुटेबल सेंटेंस डालकर जो है मतलब सुटेबल जो आपको जो है से वर्ड डालना है यहाँ पे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, कहने का तात्पर्य ये है ना।
द सन आस्क्ड द मदर इफ ही मे गो आउट, कैन गो आउट, माइट गो आउट या डिड गो आउट। क्या होना चाहिए, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसको मैं ना अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पूरा जब सेंटेंस का लेक्चर लिया था पेड कोर्स में तो पूरा अच्छे से इसको बता चुका हूँ कि एक सेंटेंस क्या होता है, द सन आस्क्ड द मदर, द सन आस्क्ड द मदर, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस है। और उसके बाद कभी भी इफ और वेदर लगता है, इफ और वेदर आता है तो यह जो होता है से यस नो क्वेश्चन होता है। और यस नो क्वेश्चन कभी बात होता है तो उसको जो है से आप लोग देखिएगा, यह जो होता है से इफ और वेदर जब आ जाता है, यहाँ जो सेंटेंस है वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, यह जो है आपका क्या है, यह जो है आपका यस नो क्वेश्चन का, अब माइंड पे नहीं चढ़ रहा है भूल गया, हाँ यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, क्या है, यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है यहाँ पे। तो देख लीजिए इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव आपसे जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है, आपको जो है क्वेश्चन या नहीं पूछता है। ओके, तो क्या होना चाहिए, द सन आस्क्ड द मदर इफ ही, अब पास्ट टेंस में है तो इस लगाइए, मे गॉट, प्रेजेंट में कैन तो लगेगा नहीं, माइट और डिड तो नहीं लगेगा, डिड तो भी नहीं लगता है, इफ ही डिड गो आउट ऐसे तो सेंटेंस नहीं होगा, तो इफ ही माइट गो आउट हो सकता है। क्यों, क्योंकि माइट जो होता है ऐसे आपको पता होगा, जाने के लिए लड़का जो है बाहर पूछ रहा है, तो पूछने के लिए क्या होता है, परमिशन के लिए आप लोग मे माइट वगैरह का यूज करते हैं, याद है, तो माइट यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, द सन आस्क्ड द मदर इफ ही माइट गो आउट, आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब यह लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए सेंटेंस जो होता है यह क्वेश्चन मार्क नहीं है, यह आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ से इसको प्रीपोजिशन भरिए, वी आर प्लीज टू ऑफर इट टू यू डैश और डिस्काउंटेड प्राइस। क्या लगना चाहिए, एट, इन, ओवर या ऑन। देखिए आप लोग कोई चीज़ सेल वगैरह करते हैं या परचेज करते हैं तो उसका रेट को अगर बताना होता है कि किस प्राइस पे अगर सेल करना है तो उस रेट वगैरह को दर्शाने के लिए या प्राइस पर बेचने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। जैसे द वेजिटेबल्स आर सोल्ड एट 30 रुपीज़ पर केजी, एट 30 रुपीज़ पर केजी, तो ऐसा यूज कर सकते हो। रेट वगैरह के लिए कोई किसी पर कुछ चीज़ को बेचा जाता है किसी प्राइस पे तो वहाँ पे जो है से आर्टिकल बोल दिया क्या वहाँ पे हम लोग ऐड का यूज करते हैं ना, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लग जाएगा आपको प्रीपोजिशन ऐड। ओके, तो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, एट 30 रुपीज़ पर केजी, ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इंडिया फेस स्टिफ मतलब बहुत ज़्यादा टॉप कंपटीशन डैश चाइना डैश द बीपीओ बिजनेस। क्या लगना चाहिए, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेस कंपटीशन फ्रॉम एक जो है से फ्रेज जैसा यूज होता है, फेस कंपटीशन फ्रॉम बाय द डेंट ऑफ, ओके, फॉर अ चेंज, इस तरह से जो होता है से फ्रेज यूज ही होता है। ओके, तो फेस कंपटीशन फ्रॉम एक लग जाएगा और यहाँ पे किस में होगा, एक बिजनेस में आपको करना है तो इन बिजनेस लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा ना, फेस कंपटीशन फ्रॉम ही होता है। देखिएगा तो फेस जो है से कंपटीशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना, यानी कि सब लोग अगर जो है से एक दूसरे को में आगे निकले में लगे हुए हैं तो वहाँ पे यूज होता है स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ मतलब टफ होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा ना, फेस कंपटीशन फ्रॉम ऐसा फ्रेज ही यूज होता है। जिसके बाद फ्रेज आएगा और किसी बिजनेस वगैरह में तो इन लगा लीजिए आप लोग, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला गया। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आर्टिकल इसमें भरना है, दे वेयर हैविंग डैश इसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन डैश ऑडिटोरियम। तो दे आर हैविंग क्या लगना चाहिए, द इसेंशियल डिबेट, या फिर और लगना चाहिए, और लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो इतना तो कॉमन सेंस होगा कि इसेंशियल ई वर्ड है, ई, तो इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा। क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा, तो कॉमन सेंस यूज कीजिए और लगा लीजिए एन। एन जैसे ही लगाइएगा ऑप्शन बाकी अपने आप हट जाएगा। तो एन इसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन द ऑडिटोरियम लग जाएगा, इन द ऑडिटोरियम। प्रीपोजिशन और कॉमन नाउन वगैरह यूज होता है वहाँ पे आर्टिकल द लगता है। तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑडिटोरियम में कॉमन नाउन जैसा यूज हुआ है तो आर्टिकल यहाँ पे द यूज कर सकते हैं, इन द ऑडिटोरियम, ठीक है, इन द हॉल, ऐसे। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। फिर द आपको आर्टिकल्स लगाना है। ओके, डबल फिलर्स है ना, ऑल डैश पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ डैश प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिस्ड। क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो लगेगा वहाँ पे दोनों आर्टिकल जो है से आपको द ही लगेगा। ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द प्लेन दैट,
यहाँ पे किसी पार्टिकुलर प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है और पैसेंजर को भी यहाँ पे जो है स्पेसिफाई किया जा रहा है जो कि प्लेन में थे। ओके, तो ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द प्लेन दैट हिट द माउंटेन, यानी कि जो माउंटेन को हिट किया, ठीक है। माउंटेन आपको बीच में पहाड़ियों का पता होगा कि जब टाइटैनिक डूबा था 1912 में, तो उसमें उसी जैसा कुछ कहानी हुआ था, बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था। अब अगर रास्ता में ना देखा जाए तो माउंटेन वगैरह भी आ जाता है, तो आप लोग को टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे क्षति हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन है। ऑल द पैसेंजर्स, तो ऑल द पैसेंजर्स यहाँ पे लगा लीजिए पैसेंजर के लिए, और क्रू ऑफ द प्लेन यहाँ पे लगा लीजिए। दोनों में आर्टिकल द ही जाएगा, स्पेसिफाई करना हमको पैसेंजर्स जो कि प्लेन में थे और क्रू ऑफ द प्लेन दैट हिट द माउंटेन। ओके, स्पेसिफाई करने के लिए आप लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे आप लोग बोलिएगा, जैसे बॉयज आर इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बॉयज आर इंटेलिजेंट आप लोग यूज कर सकते हैं, बॉयज आर इंटेलिजेंट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बोलना होगा द बॉयज, जैसे बॉयज ऑफ सेक्रेड हार्ट, व्हाट, बॉयज ऑफ सेक्रेड हार्ट, तो बॉयज ऑफ सेक्रेड हार्ट आर इंटेलिजेंट, तब आर्टिकल यहाँ पे द लगाना होगा क्योंकि हम लोग बॉय को स्पेसिफाई करने लगे। किसका बॉय, सेक्रेड हार्ट के बॉयज के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस सेंस वगैरह में लगता है स्पेसिफाई करने के लिए, किसी को स्पेशल दिखाने के लिए आर्टिकल द यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 पर मूव करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आई कम फ्रॉम केरला, वेयर डैश फ्रॉम, बताइए क्या लगना चाहिए। मैं केरला से हूँ, कहाँ से हूँ, केरला से हूँ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, भारत का सबसे अमीर टेम्पल से घूम के आ रहा हूँ तिरुवनंतपुरम से। आप कहाँ से हैं भाई, तो क्या लगना चाहिए, वेयर डैश यू। अब देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आप किसी को बता रहे हैं तो पूछिएगा भी तो प्रेजेंट में ना, तो विल तो ऐसे ही कट गया। डिड यू कम, यहाँ पे वेयर डिड यू कम, डिड पास्ट में से यूज होता है तो गलत। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, द कमिंग फ्रॉम का मतलब ही तो हो जाएगा कि आप लोग जैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहने का मतलब है। तो आप एक जगह से इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा पूछिएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लगेगा सेंट। वेयर डू यू कम फ्रॉम, क्या होता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम आपका सही चला जाएगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम मतलब आप कहाँ से आते हैं, मतलब आप कहाँ से हैं, इस तरह से यूज होता है। अगर आप बोलिएगा आई एम फ्रॉम केरला, इसका आई एम फ्रॉम रांची, तो आई एम फ्रॉम रांची बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप रांची के निवासी हैं, रांची के रहने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा कि आई एम फ्रॉम पलामू, आई एम फ्रॉम पलामू, तो हमसे पूछेगा कि वेयर डू यू फ्रॉम, मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम पलामू। तो ऐसे यूज होता है, जहाँ से जो होता है तो उसके लिए ऐसा यूज किया जाता है। ओके, तो वेयर डू यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। चूज द सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटरमाइनर लगाना है। डू यू वांट डैश ग्लास ऑफ मिल्क, क्या अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, मोर ग्लास ऑफ मिल्क, ईच ग्लास ऑफ मिल्क या मेनी। ईच वगैरह तो ईच ग्लास वगैरह तो नहीं लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव वहाँ पे बात नहीं है। मेनी ग्लास और लगी, मेनी के बाद प्लूरल नाउन वगैरह यूज होता है, ठीक है। मेनी के बाद होता है प्लूरल वगैरह, मेनी अ के बाद सिंगुलर होता है, तो मेनी अ मैन वगैरह लगता है, आपको बताया था आपको, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन। तो डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क हो जाएगा, क्या आप इसको एक गिलास दे दिए तो आप पूछिएगा क्या और चाहिए, एक गिलास तो पी लिया, और चाहिए क्या, एक गिलास ले लो भाई, दूध हल्दी मिला के पियो, बूस्ट रहोगे पूरा। डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क, एक और। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो बताइए। द रूम वॉज डेकोरेटेड डैश फॉर द वेडिंग, शादी के लिए रूम को कैसे डेकोरेट किया गया, ग्रेटली, इनिग्मेटिकली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली या फिर स्कार्सली। स्कार्सली मतलब होता है देखिएगा बहुत मुश्किल से ही, थोड़ा बहुत, तो ऐसा तो नहीं होगा, इसको सही वर्ड जाएगा इस ब्यूटीफुली, क्या होता है, ब्यूटीफुली। इनिग्मा मतलब होता है ना एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो जाना, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इसका मीनिंग। इनिग्मा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी कि बहुत ही मुश्किल तरीका से इसको सजाया गया। ओके, तो मुश्किल तरह से क्या सजाना है, शादी हो रहा है, डेकोरेट करवाइए घर को ब्यूटीफुली, पूरा अच्छे से मस्त। तो द रूम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली फॉर द वेडिंग। ओके, तो ब्यूटीफुली वर्ड आ जाएगा। तो ब्यूटीफुली जो है एक तरह से एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक तरह का एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग जो एडजेक्टिव हो रहा होता है उसमें आप लोग डबल लास्ट में जैसे एल लगाकर जो है आप लोग एडवर्ब बना देते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। कैसे डेकोरेट किया गया भाई, अरे बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया, तो इस तरह से क्वालिफाई करता है वर्ब को। क्वेश्चन 18 आता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव डालना है। अ मैन हु इज डैश इज श्योर टू सक्सीड, क्या होना चाहिए, इंडिजिनस, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर इंडस्ट्रियस, क्या होना चाहिए। बहुत ही ऑप्शन सिमिलर है, गड़बड़ा जाइएगा। देखिए इंडिजिनस मतलब होता है किसी देश का मैंने उत्पन्न हुआ होता है, मतलब किसी देश से निकला तो इंडिजिनस बोलता है, आप लोग देसी जिसको आप बोलते हैं।
इंडस्ट्रियल मतलब आप लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है तो इंडस्ट्रियल हो गया। इंडस्ट्रियलाइज मतलब किसी को क्या करना, इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है। और इंडस्ट्रियस मतलब होता है हार्ड वर्किंग, क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो इसको याद रखिएगा, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है हार्ड वर्किंग, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 आता है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। आज फिलर कुछ ज़्यादा ही था ना, तो बताइए डैश डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीओज ऑटोक्रेटिक वेज। जो सीओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाह टाइप का जो व्यवहार था, उससे चलते बहुत ही डायरेक्टर रिजाइन कर दिए। तो क्या लगना चाहिए, डायरेक्टर से इसका मतलब बहुत सारे हो गया है। अनदर डायरेक्टर मतलब एक दूसरा, मात्र एक करता तब उसको सेंस में अनदर आता। ईच तो होना नहीं चाहिए, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, एवरी के बाद भी सिंगुलर नाउन आता है, तो इसी कट गया। सेवरल डायरेक्टर्स हो जाएगा, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन होता है, सेवरल मतलब ही होता है बहुत लोग, तो सेवरल डायरेक्टर्स रिजाइन चला जाएगा सही वर्ड ना। प्लूरल सेंस में सेवरल को आप लोग यूज कर सकते हैं। अनदर भी एक के यूज होता है, अनदर वन, ईच भी वन के लिए यूज होता है। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज हो सकता है, लेकिन ईच के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आता है तो वह सिंगुलर ही होता है, ईच के बाद डायरेक्ट। ऑफ के बाद अगर आएगा ईच ऑफ के बाद तो प्लूरल लगता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस बताइए, करेक्ट सेंटेंस बनाइए उसको। हु इज द गर्ल हु डैश यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट। तो कौन वह गर्ल है जो कि तुमको पहचानी, क्या करी, पहचानी रात लास्ट नाइट को। तो क्या लगना चाहिए, लास्ट नाइट वर्ड दिख रहा है ना। अब मैं से आपको बताया था कि लास्ट नाइट वर्ड होता है तो कौन सा सेंटेंस यूज होता है, याद आ रहा है। हैज़ बिन रिकॉग्नाइजिंग, हैव रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज या फिर रिकॉग्नाइज। मैं बताया था कि जब लास्ट नाइट वगैरह आता है, स्टडी वर्ड वगैरह आता है, एगो आता है, लॉन्ग एगो आता है, तो उस सेंस में आप लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करते हैं। तो हु इज द गर्ल हु, तो गर्ल के लिए ही हु यूज हुआ है, तो उसके बाद उसका जो एंटीसीडेंट हु के पहले जो गर्ल है उसके लिए आप सीधे रिकॉग्नाइज लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, रिकॉग्नाइज लगा लीजिए, यानी कि V2 फॉर्म लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो यही आज के कुछ क्लास में क्वेश्चन थे। यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गर्मी के चलते थोड़ा सा सब चीज़ अस्त व्यस्त हो चुका है, इसी लेक्चर को ना बार बार बंद करना पड़ रहा है, इतना बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, तो जितना मतलब बोला जाता है ना, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ गर्मी के चलते, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। आप लोग भी थोड़ा अपना ख्याल रखें गर्मी में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।